हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी कवर किया था। अब आपके दो टॉपिक्स रह गए हैं, रिलेशनशिप ऑफ साइकोलॉजी और सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी। सो इन दोनों टॉपिक्स को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये उतना सच इम्पोर्टेंट टॉपिक भी नहीं है और ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ के समझने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो इसके लिए मैंने अलग से नोट्स भी नहीं बनाए हैं, मैं आपको बुक से ही समझाऊँगी। बट हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग लास्ट में वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उसको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ठीक है? सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो क्या है रिलेशनशिप ऑफ साइकोलॉजी विद अदर सब्जेक्ट। तो जो साइकोलॉजी है उसका जो भी अदर सब्जेक्ट है उसके साथ कैसा रिलेशन है वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट है, साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर विच स्टडीज द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग ह्यूमन बिहेवियर एक्सटेंसिवली। तो साइकोलॉजी क्या है ये हम काफी पहले से पढ़ रहे हैं कि साइकोलॉजी एक, पहले तो हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था कि साइकोलॉजी जो है वो फिलोसफी का ही एक ब्रांच है। जो साइकोलॉजी है वो आपका फिलोसफी से डेवलप हुआ है, बट ये क्या है एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे फैक्टर्स को पढ़ते हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं या फिर समझाते हैं। ठीक है? तो साइकोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं या फिर समझाते हैं। ये ऐसे तो बहुत सारी अदर ब्रांचेस से जुड़ी हुई है जो कि ह्यूमन बिहेवियर के नेचर को अच्छे से समझाते हैं। द रिलेशनशिप ऑफ साइकोलॉजी विद अदर सब्जेक्ट्स इज डिस्क्राइब्ड बिलो। तो अब साइकोलॉजी का जो रिलेशनशिप है दूसरे सब्जेक्ट के साथ वो हमें नीचे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं इसको भी। सॉरी। इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो अब ये वही है कि देखो साइकोलॉजी का अब अदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, तो उसके लिए अगर आप ये समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले तो साइकोलॉजी एजुकेशन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है? एजुकेशन में हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी। दूसरी चीज़, अगर किसी को सेल्फ डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए भी अपनी साइकोलॉजी समझना, अपने बिहेवियर को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है? तो उसमें भी साइकोलॉजी का यूज़ है। अब थर्ड है मिलिट्री। तो मिलिट्री में साइकोलॉजी का क्या यूज़ है, जैसे मिलिट्री होती है तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब जो क्या बोलते हैं उनको, जो क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं या फिर जो टेररिस्ट होते हैं, तो उनको समझने के लिए या फिर उनको काउंसिल करने के लिए या फिर उनसे जो भी हम इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं उसके लिए भी हमें उनके बिहेवियर और साइकोलॉजी को समझना इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पे भी आपकी साइकोलॉजी यूज़ होती है। फिर है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अब किसी को हमें गाइड करना है या उसकी काउंसलिंग करनी है तो उसके लिए भी साइकोलॉजी का यूज़ होता है। देन है पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स में तो साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ है, जैसे कि आपको पता होगा कि सारे लोगों को पता ही होता है कि जो भी पॉलिटिशियंस रहते हैं तो वो उतना कुछ नहीं करते, बट उनको क्या है कि आपकी साइकोलॉजी के साथ मतलब डील करना आता है, इसलिए वो लोग कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं कि आप लोग को लगता है, मतलब आप लोगों को क्या, मतलब सबको लगता है कि हाँ वो ऐसा बोल रहे हैं तो ऐसा करेंगे, ऐसा टाइप। तो मतलब वहां पे भी साइकोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज होता है। उसके बाद है आपका क्रिमिनोलॉजी, वही सेम चीज़ कि क्रिमिनल्स का माइंडसेट समझने के लिए, उनका साइकोलॉजी समझने के लिए वहाँ पे हम साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं। फिर है बिज़नेस एंड इंडस्ट्री। अब आपका चाहे वो बिज़नेस हो या इंडस्ट्री हो, हर जगह साइकोलॉजी का यूज़ है ही। अगर आपको अपनी मतलब आप लोगों के बिहेवियर को नहीं समझ पाते हो तो वहाँ पे आप डील ही नहीं कर पाओगे लोगों के साथ अपने बिज़नेस में, या फिर कोई भी इंडस्ट्री ले लो तो वहाँ पे भी साइकोलॉजी का यूज़ है। फिर है मेडिसिन। तो मेडिसिन में मान लो किसी का ट्रीटमेंट करना है, कोई साइकोलॉजिकल पेशेंट जिसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो उसको ट्रीट करना है, तो वहाँ पे भी हम साइकोलॉजी का कहीं न कहीं यूज़ करते ही हैं। तो इस तरीके से साइकोलॉजी के कई सारे यूज़ हैं, या फिर आप बोल सकते हो कई सारे रिलेशनशिप्स हैं अदर सब्जेक्ट्स के साथ, अदर ब्रांचेस के साथ। तो ये है पूरा आपका एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी, या फिर आप इसको बोल सकते हो रिलेशनशिप ऑफ साइकोलॉजी विद अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है? तो यही है, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हालाँकि मैं आपको थोड़ा डिटेल में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग उसको थोड़ा डिटेल में लिख सको। तो इन इन फील्ड ऑफ मेडिसिन, a doctor or nurse or any person who attends to the patient needs to know the science of behavior for achieving good results। अब चाहे वो नर्स हो या डॉक्टर हो जो कि एक पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं, तो उनको ये बहुत ज़रूरी है उनके बिहेवियर की साइंस को समझना, जिससे वो अच्छे रिजल्ट्स जो है वो मिल सके। अच्छे रिजल्ट्स का मतलब उसका ट्रीटमेंट हो सके, वो धीरे-धीरे ट्रीट हो सके। तो उसके लिए हमें
जो भी पेशेंट्स या फिर जो भी पर्सन्स को हम अटेंड कर रहे हैं, उनकी बिहेवियर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइकोलॉजी हैज़ कंट्रीब्यूटेड वैल्यूएबल थेरेप्यूटिक मेजर्स लाइक बिहेवियर थेरेपी, प्ले थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, साइको एनालिसिस थेरेपी फॉर द डायग्नोसिस एंड क्योर ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम साइकोसोमैटिक एज वेल एज मेंटल डिसीजेस। तो साइकोलॉजी जो है इसमें कई सारे थेरापेटिक मेजर्स हैं, जैसे कि आपका बिहेवियरल थेरेपी हो गया, बिहेवियर थेरेपी हो गया, प्ले थेरेपी हो गया, ग्रुप थेरेपी हो गया, साइको एनालिसिस हो गया। तो ये सारी थेरेपीज होती हैं जो कि हमें पेशेंट को क्योर और डायग्नोसिस। अब क्योर और डायग्नोसिस दोनों में क्या अंतर है? डायग्नोसिस मतलब हम पता लगाते हैं कि उसको कौन सी बीमारी है या वो किस पर्टिकुलर डिसीज से सफर कर रहा है। एंड क्योर का मतलब है कि हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको उस बीमारी को धीरे-धीरे खत्म कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आपको अंदर समझ में आ गया डायग्नोसिस और क्योर में। तो साइकोलॉजी जो है वो हमें पेशेंट की डायग्नोसिस और क्योर दोनों में हेल्प करती है ऐसे पेशेंट्स को जो कि साइकोसोमैटिक या फिर मेंटल डिसीजेस से सफर कर रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका मेडिसिन के फील्ड में इसका यूज़। अब है इन द फील्ड ऑफ बिज़नेस एंड इंडस्ट्री। तो अब बिज़नेस और इंडस्ट्री में जो साइकोलॉजी है उसका कैसे यूज़ होता है? इट हैज़ हाइलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज of consumer psychology and the harmonious interpersonal relationship in the field of commerce and industry। तो जो साइकोलॉजी है ये क्या है, आपके जो भी जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री है या फिर कोई बिज़नेस है, तो वहाँ पे जो भी हमारा कंज़्यूमर है या फिर जो भी हमारी चीज़ें या हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा है, तो हमें पता होना चाहिए, हमें इतना आइडिया होना चाहिए उसकी साइकोलॉजी का, या फिर वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को एक मेंटेन करने के लिए इंडस्ट्री में उसकी साइकोलॉजी को समझना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये हम कैसे समझ सकते हैं? जब हमें साइकोलॉजी का आइडिया होगा, हमें नॉलेज होगी साइकोलॉजी की, तभी हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो इसका कहीं न कहीं आपके बिज़नेस और इंडस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट है इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो क्रिमिनोलॉजी मैंने अभी आपको बताया था, इट हैज़ हेल्प्ड इन डिटेक्शन ऑफ क्राइम्स एंड इन डीलिंग विद क्रिमिनल्स। तो ये क्या करती है? ये जो साइकोलॉजी है वो हमें क्राइम को डिटेक्ट करने में और क्रिमिनल से डील करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। इट हैज़ एडेड लीडर्स एंड पॉलिटिशियन इन एक्वायरिंग लीडरशिप क्वालिटीज फॉर लीडिंग मासेस। तो अब बहुत सारी जो मतलब पीपल है या फिर मास है या फिर जो बहुत सारी जनता है, तो उसको लीड करने के लिए ये साइकोलॉजी जो है वो लीडर्स और पॉलिटिशियन को क्या करती है? लीडरशिप क्वालिटीज प्रोवाइड करती है, ठीक है? नेक्स्ट है इन द फील्ड ऑफ गाइडेंस एंड काउंसिल। तो गाइडेंस और काउंसलिंग के फील्ड में कैसे साइकोलॉजी हेल्प करती है? इट हैज़ प्रोवाइडेड वैल्यूएबल हेल्प इन रिलेशन टू गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन द एजुकेशनल, पर्सनल एज वेल एज वोकेशनल एरियाज। तो जो साइकोलॉजी है इसने हमें वैल्यूएबल मतलब बहुत काम की हेल्प करी है इन रिलेशन टू गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो गाइडेंस प्रोवाइड करने में, काउंसलिंग प्रोवाइड करने में, किसमें? एजुकेशन में। और चाहे वो एजुकेशनल लेवल पे हो या फिर पर्सनल लेवल पे हो या फिर वोकेशनल लेवल पे हो। अब वोकेशनल का मतलब क्या होता है? वोकेशनल का मतलब होता है ये कहीं न कहीं आपके ऑक्यूपेशन से, आपकी जॉब से या फिर आपके काम से रिलेटेड होता है। तो साइकोलॉजी क्या है? हर जगह पे हमें गाइड कर रही है या फिर हमें काउंसलिंग प्रोवाइड कर रही है। आप साइकोलॉजी का मतलब जो साइकोलॉजिस्ट हैं या फिर जहाँ जो साइकोलॉजी का यूज़ करके हमें इन सब चीज़ों से हेल्प कर रहे हैं, मतलब जैसे वोकेशनल लेवल पे किसी को काउंसिल किया जा रहा है, मान लो कोई इंसान है जिसको अपने प्रोफेशन से जिस प्रोफेशन में वो है उसको वो पसंद नहीं है, तो जो भी साइकोलॉजिस्ट रहेगा वो उसको काउंसिल करेगा, उसको गाइड करेगा, उसको समझाएगा, देन वो काफी ज्यादा उसको हेल्प मिलेगी। अब नेक्स्ट है आपका इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री साइंस। तो मिलिट्री साइंस में साइकोलॉजी कैसे हेल्प करती है? साइकोलॉजी हेल्प्स इन द सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेंस पर्सनल। तो जो साइकोलॉजी है ये हमें हेल्प करती है, मतलब जो डिफरेंट यानी कि जो अलग अलग डिफेंस पर्सनल होते हैं, जो अलग अलग पोजिशंस पे होते हैं, तो साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है उनका सिलेक्शन करने में, उनको ट्रेन करने में और उनके प्रमोशन और क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट है इन फाइटिंग द एनिमी। अपने जो भी दुश्मन है उससे लड़ने में, द मोरल ऑफ द डिफेंस पर्सनल एंड ऑफ सिटीजन्स मस्ट एट all cost be high, which can be only achieved by providing suggestions, insight and confidence। तो इस वाली लाइन का मतलब समझो आप, जो साइकोलॉजी है, जब मान लो कोई डिफेंस पर्सनल है, वो अपने दुश्मन से लड़ रहा है, तो उस टाइम पे उसका जो मोरल है, उसका जो इंसाइट है वो हाई होना चाहिए और वो
कब आएगा? जब ही आएगा जब उसको अच्छे से नॉलेज होगी मतलब साइकोलॉजी की, एंड वो लोगों के बिहेवियर को समझ पाएगा, जो भी उसका एनिमी है या फिर मान लो कोई एनिमी है या फिर कोई सिटीजन है, तो वहाँ पे उसको पता रहेगा कि वो कैसे डिफरेंशिएट कर सकता है दोनों में। जब उसको साइकोलॉजी का आइडिया होगा या फिर आप कह लो वो जानता होगा, उसके पास नॉलेज होगी, उसके पास इतना नॉलेज रहेगा कि वो डिफरेंशिएट कर पाए दोनों लोगों में कि ये एनिमी है या फिर ये सिटीजन है। और ये चीज़ कब आती है? जब उसके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगी, कॉन्फिडेंस होगा, तभी वो ये सब कर पाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है आपका इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड सेल्फ डेवलपमेंट, फाइनली इट हैज हेल्प्ड ह्यूमन बीइंग्स टू लर्न द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग देयर ओन बिहेवियर। तो साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है ह्यूमंस को उनके खुद के बिहेवियर को समझने में, ठीक है? and behavior, seeking adjustment with their self and others, and enhancing as well as actualizing their potentials to up at most possible। मतलब क्या है कि जो साइकोलॉजी है एक तो हमें हेल्प करती है कि हम अपना खुद का बिहेवियर समझ सके, दूसरों का समझ सके वो ठीक है, बट हम अपना पहले अपना खुद का बिहेवियर समझ सके। जब हम अपना खुद का बिहेवियर समझ पाएंगे तो हम समझ पाएंगे कि हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है, हम कितना कर सकते हैं और हम कितना ज़्यादा मतलब एफर्ट्स लगा सकते हैं कहाँ तक, और हम कैसे हम अपने पूरे पोटेंशियल को यूज़ कर सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो ये हमें कैसे आता है? ये हमें साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग के बाद ही आता है। नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। तो अब नर्सिंग में साइकोलॉजी का क्या यूज़ है? तो जैसे कि साइकोलॉजी को अभी हर जगह यूज़ किया जा रहा है, मोस्टली जितने भी आपके एरियाज़ हैं जहाँ पे साइकोलॉजी को अप्लाई किया जाता है या फिर मोस्टली सारे एरियाज़ में अभी अप्लाई किया जा रहा है, तो ऐसे ही इसको नर्सिंग में भी यूज़ किया जा रहा है। तो अब नर्सिंग में साइकोलॉजी कैसे हेल्प करती है? तो यहाँ पे मैं बस हेडिंग रीड कर रही हूँ क्योंकि अंदर में उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लिखा भी नहीं। तो जैसे मान लो टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर टू द पेशेंट। अब साइकोलॉजी की हेल्प से एक नर्स जो है वो अपने पेशेंट्स को क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सकती है। कैसे? अ नर्स विद गुड नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, human psychology can understand the feeling of our patients, their fears and anxiety, what they would like to know and why they behave the way they do। मतलब एक नर्स जो है अगर उसको ह्यूमन साइकोलॉजी की अच्छी नॉलेज होगी तो वो समझ पाएंगे कि उनके पेशेंट्स कब एंजाइटी शो कर रहे हैं या कब फियर शो कर रहे हैं या फिर वो क्यों शो कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो उनके पेशेंट्स बिहेव कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो वो क्यों कर रहे हैं ये भी एक नर्स समझ पाएगी अगर उसको साइकोलॉजी की अच्छी नॉलेज होगी तो। इट विल हेल्प द नर्स टू एंटिसिपेट and meet the requirements of the patient and their relatives, enabling them to adjust the unavoidable circumstances in the best possible way। तो ये क्या है? ये नर्स को हेल्प करेगी पेशेंट्स की जो नीड्स हैं या फिर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने में, और उनको जो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हैं, मतलब ऐसी सिचुएशंस या फिर ऐसे सर्कमस्टेंसेस जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, उनमें बेस्ट पॉसिबल तरीके से एडजस्ट करने में हेल्प करेंगी उनके पेशेंट्स जो हैं, उनके अटेंडर्स को या फिर उनके रिलेटिव्स को। तो ये भी एक अच्छी बात है, अगर एक नर्स को अच्छी नॉलेज होगी साइकोलॉजी की, ह्यूमन बिहेवियर की, तो वो अच्छे से डील कर पाएंगे अपने पेशेंट के साथ। दूसरी चीज़, अब ऐसी कोई सिचुएशन है मान लो हॉस्पिटल में जो अनअवॉइडेबल है, मतलब उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, मान लो वो कोई सैड कंडीशन है, तो उस टाइम पे एक जो नर्स होगी वो उनके पेशेंट्स के जो भी रिलेटिव्स होंगे तो उनको बेस्ट पॉसिबल वे में क्या करवाएगी, वो एडजस्ट करवा पाएगी कि उनको कैसे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एडजस्ट करना है, ठीक है? नेक्स्ट है हेल्प पेशेंट टू एडजस्ट द सिचुएशन। सेम चीज है, इलनेस एंड फिजिकल हैंडीकैप ऑफन ब्रिंग अबाउट द नीड फॉर मेजर एडजस्टमेंट। मेनी डिसीज सच एज हार्ट डिसीज एंड कैंसर etc require special coping skills and health care। A nurse trained in psychology can be an effective health educator and help in these kind of adjustment। तो इसका मतलब क्या है? जैसे कोई फिजिकल हैंडीकैप है या फिर इलनेस, कभी-कभी बीमारी ज़्यादा होती है, तो ऐसी जो कंडीशंस होती हैं, तो इनमें क्या है, हमें ज़्यादा एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। या फिर कोई डिसीज़ है जैसे हार्ट डिसीज़ हो गया, कैंसर हो गया, तो ऐसी कंडीशंस में हमें ज़्यादा कोपिंग की ज़रूरत होती है, ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में एक नर्स जो है वो अगर साइकोलॉजी में ट्रेन्ड है, तो वो अच्छे से हेल्थ एजुकेटर मतलब एज़ अ इफेक्टिव हेल्थ एजुकेटर काम कर सकती है और इस तरीके एडजस्टमेंट में अच्छे से हेल्प कर सकती है पेशेंट को। हेल्थ एजुकेटर का मतलब उनको अच्छे से गाइड कर पाएगी, उनको अच्छे से समझा पाएगी। नेक्स्ट क्या है?
help the student nurse to appreciate the necessity for changing the environment and surrounding. Good nursing care depends upon the ability of a nurse to understand the situations properly and seek the cooperation of the other people concerned. तो अगर जो गुड नर्सिंग केयर होती है वो किस पे डिपेंड करती है, एक नर्स की एबिलिटी पे कि वो कितनी अच्छे से सिचुएशंस को समझ रही हैं। दूसरी चीज, जो दूसरे लोग जो परेशान लोग हैं तो उनको कितने अच्छे से कॉपरेट करवा पा रही हैं। द चेंज इन द एनवायरमेंट इज समटाइम्स नेसेसरी फॉर बेटर एडजस्टमेंट एंड हैप्पीनेस। तो जो इन्वायरमेंट में जो भी हमारे आसपास की सराउंडिंग है, कभी कभी उसमें चेंज क्या होता है वो जरूरी होता है और बेटर एडजस्टमेंट के लिए और हैप्पीनेस के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय हु इज completely denied the affectionate care of his parents may do better if he is given care of foster parents. तो क्या मतलब है, एक अगर लड़का है, बच्चा है जो कि कंप्लीटली डिनाई कर रहा है अपने पेरेंट्स को उनकी केयर करने से, तो क्या बेटर होगा उसके लिए कि अगर वो कोई फॉस्टर पेरेंट है तो उनके पास जाएगा तो वो शायद ज्यादा अच्छे से अपने पेरेंट्स की नीड को समझ पाएगा। तो कभी कभी क्या है कि यही बताया गया है कि कभी कभी चेंज जो है वो जरूरी होता है, हमारे बेटर के लिए, हैप्पीनेस के लिए चेंज जरूरी होता है, ठीक है? नेक्स्ट है हेल्प फॉर इफेक्टिव स्टडिंग। तो अब इसमें क्या है, हेल्प फॉर इफेक्टिव स्टडिंग, अ नर्स हैज टू लर्न मैनी न्यू थिंग्स ड्यूरिंग हर ट्रेनिंग। तो यही सब चीजें कि एक नर्स को अपनी ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारी नई चीजें सीखनी होती हैं या फिर सीखनी पड़ती हैं। सी हैज टू obtain द करेक्ट नॉलेज ऑफ वेरियस फैक्ट्स, डिसीज कंडीशन एंड देयर ट्रीटमेंट। तो जो नर्स है उसको क्या है, अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए अलग अलग फैक्ट्स की, डिसीज कंडीशन की, उनके ट्रीटमेंट की। द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी learning will help the nurse acquire knowledge in an effective way। तो जो साइकोलॉजी का जो स्टडी है, लर्निंग है, वो क्या करता है, वो उनको हेल्प करता है नॉलेज एक्वायर करने में एक इफेक्टिव वे में। उसके बाद क्या है, रीएडजस्टमेंट। रीएडजस्टमेंट मतलब उसमें अच्छे से एडजस्ट होना। क्या है, एवरी प्रोफेशन एंड कैरियर रिक्वायर्स रीएडजस्टमेंट। सारे प्रोफेशन में ये जरूरी होता है। अ नर्स नीड्स टू मेक द फॉलोइंग एडजस्टमेंट फॉर अचीविंग सक्सेस इन हर कैरियर। तो नर्स को क्या है, ये फॉलोइंग एडजस्टमेंट करने चाहिए अपने कैरियर में सक्सेस अचीव करने के लिए। पहला है, ओवरकमिंग होम सिकनेस एंड सेल्फ रियलायंस आर नेसेसरी इफ शी हैज टू लिव हासल फ्री इन हॉस्टल और अ हॉस्पिटल। तो सबसे पहले क्या है, उसको होम सिकनेस और जो होम सिकनेस है और सेल्फ रिलायंस है उससे ओवरकम करना है, जिससे क्या है कि वो अच्छे से हसल फ्री रह सके अपने हॉस्टल में या हॉस्पिटल में। होम सिकनेस क्या है कि मतलब वही घर की याद आना या फिर घर वालों से दूर ना हो पाना, तो ये होता है आपका होम सिकनेस, ठीक है? नेक्स्ट है गेटिंग पेड सॉरी गेटिंग यूज टू सिक पर्सन्स हु आर हेल्पलेस एंड डिस्पैरेट and even those who may ventilate their anger by making a nurse target of their abuses and curse। तो ऐसे कुछ लोग मिलेंगे आपको हॉस्पिटल में, मतलब जो बीमार होंगे या फिर हेल्पलेस होंगे, तो वो क्या करते हैं कि वो अपना जो गुस्सा है वो निकालने के लिए और उसे ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं कि नर्सेस के ऊपर मतलब अपशब्द बोलेंगे या फिर मान लो ऐसी शब्द बोलेंगे जो नहीं अच्छे या फिर जो नहीं बोलने चाहिए, गाली गलौज करेंगे। तो ऐसा क्या है कि नर्स को क्या है, यूज टू हो जाना चाहिए इन सब चीजों से, क्योंकि हॉस्पिटल में मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जेनुइनली बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं या फिर कुछ भी है, बट उनको कुछ नहीं मिलेगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा तो वो नर्स को ही ये सब करेंगे, ठीक है? तो अब हमें ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों पे नहीं लड़ना झगड़ना है, बिकॉज़ वी आर प्रोफेशनल। तो हमें उन सब चीज़ के लिए ठीक है, यूज़्ड टू हो जाना है, कह रहा है, सुन रहा है, ठीक है, चला जाएगा। तो ऐसा टाइप, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्या है, हाँ, लेकिन अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिर हमें उसके लिए फिर अलग से प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन सब की बात अलग है। बट यहाँ पे जो लिखा है मैं उसकी बात कर रही हूँ। ट्राई टू स्टडी एंड वर्क टुगेदर। तो टुगेदर मतलब ट्राई करो कि हम जो पढ़ाई करें या फिर काम करें वो साथ में मिलके करें, क्योंकि अगर हम एक हॉस्पिटल या फिर किसी यूनिट में हैं तो वहाँ पे जितना ज़्यादा कोऑपरेशन या फिर ज़्यादा लोग अगर एक साथ मिलके काम करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से हो पाता है। नेक्स्ट है, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी कैन बी हेल्पफुल इन सच एफर्ट्स एंड, ठीक है, मैं इसको नहीं पढ़ रही हूँ। बस इसका मतलब यही है कि जो साइकोलॉजी का नॉलेज है वो
यूज़फुल है एंड अगर हम अच्छे से साइकोलॉजी का हमारे पास नॉलेज है, तो हम अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं, अच्छे से ह्यूमन बिहेवियर को समझ सकते हैं, जो हमारी बहुत जगह हेल्प करता है। मतलब सबसे पहले तो खुद को समझने में, उसके बाद जो भी हमारे आस-पास सराउंडिंग में लोग हैं, उनको समझने में, अगर हम एक नर्स हैं, तो हॉस्पिटल में और वेरियस जो फ़ील्ड है, वहाँ पे भी साइकोलॉजी का यूज़ होता है। अब इसमें बस आपका एक टॉपिक बचा है, एप्लाइड साइकोलॉजी टू सॉल्व एवरीडे इश्यूज़। तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा, अगर आप एक एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देन अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं इसके लिए भी एक 5 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा, वो मैं अपलोड कर दूँगी, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है? हाँ, और इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो आप लोग बता देना, तो मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। एंड इसके जो नोट्स तो इसमें कुछ है नहीं, बुक का ही पीडीएफ है, तो अगर आप लोग के पास है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखा है, आप लोग वहाँ से इसको ले सकते हैं, ठीक है? सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।